हेलो फ्रेंड्स, सप्लाई के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। जैसे कि आपने अगर पहले पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट टू ऑफ दी सप्लाई सेक्शन है। तो पार्ट टू हम लोग चालू करें उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप लोग एक बार रिवीजन कर लो। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि सेक्शन 7 के 3 पार्ट्स है। सेक्शन 7 1 2 एंड 3। इनफैक्ट 1A बोल के भी एक फोर्थ पार्ट भी है, बट पहले सेक्शन 7 1 को देखते हैं। 7 1 हमने लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं। तो 7 1 में हमने उसे 4 पार्ट में सब कैटेगराइज किया। 7 1A, 7 1B एंड 7 1C एंड 7 1D। 7 1D ओमिट हो चुका है, इसके वजह से 7 1D हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 1A में आते हैं। 7 1 एक जनरल डेफिनेशन थी जिसमें सेल बार्टर एक्सचेंज डिस्पोजल ये सब को लेकर अगर आपको कंसिडरेशन मिले इन द कोर्स ऑफ और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कंसिडरेशन के रूप में मिले तो उसे सप्लाई कहेंगे। 7 1B में ये बोला गया था कि फॉर अ कंसिडरेशन अगर आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, और इसमें ऐसा लाइन था वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो 7 1B में इंपोर्ट और सर्विसेज की बात की गई थी। 7 1C शेड्यूल 1 से रिलेटेड एंड विदाउट कंसिडरेशन है कि अगर कोई भी चीज़ विदाउट कंसिडरेशन है तो आपको शेड्यूल 1 में देखना है कि क्या वो शेड्यूल 1 के 4 आइटम में कवर होती है। 7 1C के शेड्यूल 1 में जो 4 आइटम्स है उसे रिवाइज कर लेते हैं हम। 4 आइटम्स में फर्स्ट थी कि परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल, वो बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल हो जाता है जिस पे आपने आईटीसी लिया है, तो वो वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो या बिजनेस के कोर्स में ना हो। दोनों ही केसेस में अगर कंसिडरेशन के बिना आपका बिजनेस एसेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है जिस पे आप आईटीसी लिए, तो वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। सेकेंड आइटम उसमें ये थी कि आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बारे में बात किया था कि प्रिंसिपल अगर एजेंट को देते हैं, और इसमें एक सर्कुलर की भी बात की थी, सर्कुलर 57 अगर आपको ध्यान में हो तो उसमें ये कहा गया था कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को इन्वॉइस रेज करता है या एजेंट पे इन्वॉइस रेज होता है, प्रोक्योरमेंट के टाइम पे हो चाहे सप्लाई के टाइम पे हो, अगर इन्वॉइस एजेंट के नाम पे इशू हो रहा है तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसे शेड्यूल 1 के आइटम में कंसिडर कर लिया जाएगा और वो सप्लाई मान ली जाएगी। एक था जिसमें आप अगर रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन हमने देखा था कि वो सेम पेन डिफरेंट स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन है, सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन हो तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। और रिलेटेड पार्टी का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन था जिसमें मेंबर्स ऑफ द फैमिली और आगे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और 25% स्टेक का बात था। तो अगर उन लोगों के बीच में होता है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए वो। अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो ही उसे सप्लाई मानेंगे, इवन विदाउट कंसिडरेशन। फोर्थ पॉइंट में ये था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, यहाँ तो कंसिडरेशन की बात थी 7 1B में, बट शेड्यूल 1 के फोर्थ आइटम में विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? उसमें ये था कि रिलेटेड पार्टी से, पर्सन से ले रहे हैं, या फिर आप ही के कोई एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया हो और वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम सप्लाई कहेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 7 1B में हमने पढ़ा और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने शेड्यूल 1 के फोर्थ आइटम में पढ़ा। अब हम 7 1A पढ़े उससे पहले 7 1 2 पढ़ लेते हैं। 7 1 हमने कवर कर लिया है। 7 1 हो गया है व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, अब 7 1 2 में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई नहीं है। तो 7 1 2 को पढ़ने के लिए हम लोग 7 2 के स्लाइड्स में चले जाते हैं। 7 2, अब 7 2 के कितने पार्ट्स है? 7 1 के जैसे 4 पार्ट थे उसमें एक ओमिट हो गया था। 7 2 के 2 सबसेक्शंस और है, 7 2A एंड 7 2B।
7 टू ए बोलता है कि वो ट्रांजैक्शंस जो आपका शेड्यूल 3 में कवर हो जाए, शेड्यूल 3 में कवर हो जाए। शेड्यूल 3 में कितने आइटम्स कवर्ड है? 8 आइटम्स कवर्ड है। तो अगर उस 8 आइटम्स में आपका वो ट्रांजैक्शन फॉल करता है तो वो सप्लाई नहीं होगी। तो 8 प्लस ये एक और है 1, तो 8 प्लस 1 9 ऐसे चीज़ें हैं जो आपका टोटल अगर किया जाए तो 9 ऐसे चीज़ें हैं जो सप्लाई मानी नहीं गई हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। तो सबसे पहले 7 टू बी पढ़ लेते हैं। 7 टू बी क्या बोलता है कि ऐसा कोई एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे या एनी लोकल अथॉरिटी करे, ठीक है, एज पब्लिक अथॉरिटी करे, और या फिर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई कर दिया उन लोगों को जो एक्टिविटीज़ करने पर भी उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। पब्लिक एक्टिविटीज़ जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ये दोनों को नोटिफाई किया है नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 में कि उन्हें उन्हें भी उन एक्टिविटीज़ से सप्लाई के साइड से हटाया जो आर्टिकल 234G और 234W में कवर होती है। तो 234G और 234W में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को अलाउड है करना, तो वो उन एक्टिविटीज़ को सप्लाई नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट आइटम हमने ये पढ़ा कि एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे या लोकल अथॉरिटी करे या पंचायत करे या म्यूनिसिपैलिटी करे, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी 234G या W के अंदर वाले एक्टिविटीज़ को ही लेके बात कर रहा है, तो वो सब सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो आपने 7 टू बी पढ़ लिया है। अब हम लोग इस 8 आइटम्स पे आते हैं कि वो शेड्यूल 3 में कौन से 8 आइटम्स को इन्होंने कवर किया है। हर एक आइटम को हम अच्छे से देखेंगे। आपको बेसिकली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 तो याद कर ही लेना पड़ेगा। शेड्यूल 1 वो था कि वो एक्टिविटीज़ जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान ली जाएगी। शेड्यूल 3 वो है जिसे सप्लाई नहीं मानते हैं। वो कौन से 8 एक्टिविटीज़ हैं? तो फर्स्ट एक्टिविटी में आते हैं। शेड्यूल 3 की फर्स्ट एक्टिविटी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो कोई भी सर्विस जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होती है, मैंने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू एम्प्लॉयर, बट इसमें एक बात है कि ये इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में कि एम्प्लॉयर इज़ गिविंग हिम एम्प्लॉयमेंट। तो इसे प्रूफ करने का पॉइंट ये है कि ये आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि बद्री इज़ एन एम्प्लॉई। ये एक एम्प्लॉई है अरविंद टेक्सटाइल्स का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अरविंद किसका एम्प्लॉई है? बद्री किसका एम्प्लॉई है? बद्री अरविंद टेक्सटाइल्स का एम्प्लॉई है। अरविंद टेक्सटाइल्स इज़ ओन बाय ऑब्वियसली मिस्टर अरविंद। तो मिस्टर अरविंद का एक और बिजनेस है, उसका नाम है अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सपोज़ बद्री जो कि टेक्सटाइल्स का एम्प्लॉई है, अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भेज दिया जाए टेम्परली टू चेक एंड रिपेयर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अ वीक, अगर ऐसा करा जाए तो वो तो टेक्सटाइल्स का था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके क्यों चेक एंड रिपेयर किया? तो ये इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस पे क्या होगा कि जीएसटी आ जाएगा। तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ एक एग्जांपल दिया हमने कि इसे एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं मानेंगे। डायरेक्टर फीस, अगर डायरेक्टर फीस है और डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब कभी कभी आता है सिटिंग फीस लेता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जैसा, तो उन्हें भी यहाँ कवर नहीं कर सकते, उन्हें भी सप्लाई मान लिया जाएगा। बट सपोज ही इज़ अ होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही हो जाता है कि वो फुल डे काम करता है, डे टू डे अफेयर्स देखता है, जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इन जैसे लोगों को हम इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मान सकते हैं। अब इसमें डिस्प्यूट के टाइम पे क्या होते हैं ना कि इनकम टैक्स भी देखा जाता है। तो इनकम टैक्स कैसे देखा जाता है कि एम्प्लॉयर है और अगर एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है तो ही मस्ट बी डिडक्टिंग टीडीएस। तो टीडीएस अगर वो 192 में काट रहा है
तो वो सैलरी हो जाएगा एंड देयरफॉर इट विल बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट अगर वो 192 के जगह 194 जे में काटता है, डैट मीन्स प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस में काटता है, तो फिर वो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो हमें इसमें जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स टीडीएस भी देख लेना पड़ता है फॉर दी सेफ्टी साइड कि क्या वो सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। तो हम शेड्यूल 3 के फर्स्ट आइटम को कवर कर चुके हैं। अब शेड्यूल 3 के सेकंड आइटम में आते हैं। शेड्यूल 3 के सेकंड आइटम में बोला गया कि कोई भी सर्विसेज जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करे, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्ट या ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है फॉर एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का सर्विसेज जो होता है उसे सप्लाई नहीं माना गया है। तो टर्म कोर्ट में कौन कौन इंक्लूड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल में इंक्लूडेड नहीं है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है कि सपोज़ कोई पार्टी के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो किसे रेफ़र करेगा, उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है। वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस केस में कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केसेस में हमें यह मानना है कि वो एक सप्लाई है। बट कोर्ट और ट्रिब्यूनल, बाकी सब जो कोर्ट्स है जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल हुआ, जीएसटी का ट्रिब्यूनल होगा, सी स्टैट जो होता है सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, या इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये सब जो भी जजमेंट्स पास करती है अपने डे टू डे सर्विसेज देती है उसे सप्लाई नहीं मान रहे हैं। और कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कोई भी सर्विसेज दे उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। अब थर्ड आइटम में आते हैं हम लोग। थर्ड आइटम ये बोलता है कि कोई भी एमपी, एमएलए या मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी या अदर लोकल अथॉरिटी कोई फंक्शंस परफॉर्म करे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्ट होल्ड कर रहा हो, माने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा हो और वो उस पोस्ट के तहत कोई भी काम करे, माने इन दैट कैपेसिटी लिखा हुआ है वर्ड की ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। मतलब कोई डिप्लोमेट हो गया या फिर कोई गवर्नर हो गया, इन टाइप के लोग अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और उसी के तहत कोई काम करते हैं, कोई दूसरा कोई इन अदर कैपेसिटी होगा तब नहीं होगा, इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी ही उनको करना पड़ेगा। तो वो सब ड्यूटीज़ जो उन लोग परफॉर्म करें उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। और इसमें क्या है पॉइंट 3 में, अगर कोई भी ड्यूटीज़ कोई स्पेसिफाइड पर्सन परफॉर्म करे बाय अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी, माने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय, मैंने ऐसा कोई स्पेसिफाइड पर्सन, फॉर एग्जांपल चेयरमैन ऑफ अ म्यूनिसिपल बोर्ड, इस टाइप के लोग अगर वो जो एम्प्लॉय नहीं है कुछ टाइम के लिए उनको बॉडी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो उन टाइप के ड्यूटीज़ को भी इन्होंने सप्लाई नहीं माना है। मैंने एग्जांपल में दे दिया है कि ये 3 में क्या क्या एग्जांपल्स कवर हो सकते हैं, गवर्नर, डिप्लोमेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ये सब के सर्विसेज को सप्लाई नहीं माना है पॉइंट नंबर 3 के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सेकंड हमने पढ़ा कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो कवर नहीं होता है। पॉइंट 3 में हमने पढ़ा कि एमपी, एमएलए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर ऐसा कोई पर्सन जो बॉडी द्वारा इस्टेब्लिश किया हो और वो नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो इन सबको सप्लाई नहीं माना है, डैट मीन्स कि इन पे जीएसटी नहीं लगेगा इनके सर्विसेज पे। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा सर्विसेज जो रिलेटिंग टू फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम या मॉर्चुरी सर्विसेज हो, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। मतलब फ्यूनरल किया माने आग लगा दिया, ब्यूरियल बड़ी कर दिया, या क्रेमेटोरियम क्रेमेटोरी में डाल दिया, या फिर मॉर्चुरी सर्विसेज। मॉर्चुरी मतलब क्या हो गया, मुर्दा घर।
मुर्दा घर के सर्विसेज को, जैसे हॉस्पिटल्स में मर्चुरी रहते हैं, तो वहाँ के सर्विसेज को सप्लाई नहीं माना है। मतलब जाते जाते लोगों से अब क्या जीएसटी लेंगे, तो इसलिए उसे सप्लाई के पार्ट से हटा दिया। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज मतलब वो डिसी अंतिम यात्रा के लिए व्हीकल लेते हैं ना, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को भी इन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो इट वाज देयर इन सर्विस टैक्स रेजिम ऑल्सो। जब जीएसटी नहीं आई थी उस टाइम पे भी ये था। तो ये कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे जीएसटी अभी नए से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे इस पे। ठीक है, इजी। अब पॉइंट नंबर 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। सेल ऑफ लैंड अगर आप करते हैं या सेल ऑफ बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो इस पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपका शेड्यूल 2 पैरा 5 और क्लॉज बी में फॉल नहीं करता है तब। अगर आपका शेड्यूल 2 पैरा 5 और क्लॉज बी में अगर आपका फॉल करता है तो फिर जीएसटी लग जाएगी। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड आप 11(5)(b) पे फॉल नहीं करते। 11(5)(b) क्या बोलता है? 11(5)(b) ये बोलता है कि अगर आप कुछ भी फुल कंसिडरेशन मतलब थोड़ा सा कंसिडरेशन या पूरा कंसिडरेशन, बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या बिफोर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों से पहले अगर आप पैसा ले लेते हैं। जैसे क्या है ना कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक आपको एक बिल्डिंग बनानी है। मान लीजिए इस बिल्डिंग में 5 फ्लैट्स होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 फ्लैट्स बनेगी। तो आपका ये फ्लैट पूरा बन जाएगा तभी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेंगी। तो सपोज़ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही आप जिसे ये फ्लैट बेचोगे उससे आप कुछ पैसा ले लेते हो, ठीक है, या फिर उनके ऑक्यूपेशन होने से पहले ले लेते हो। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा उस वो डेट मानी जाएगी। ठीक है, तो उस डेट से अगर पहले आप कोई कंसिडरेशन ले लेते हो तो जीएसटी आ जाएगी। 99% केसेस जो इंडिया में वेल्डर्स के होते हैं उस पर जीएसटी आ ही जाती है, क्योंकि ये क्लॉज जो है शेड्यूल 11(5)(b) में उन लोग फॉल कर ही जाते हैं। क्योंकि पहले अगर पैसा नहीं लेंगे तो बनाएंगे कैसे? खुद के पैसे से तो बनाते नहीं है बिल्डिंग, पहले तो लोगों से लेते हैं तभी बनाते हैं ना बिल्डर। तो इसीलिए अगर इस केस में आपका फॉल नहीं करे, मैंने एकदम जस्ट लैंड बेच दिया, मान लीजिए उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्योरली लैंड बेच दिया, तब जीएसटी नहीं है। या फिर कोई बिल्डिंग पहले से खड़ी है, पूरे की पूरी बिल्डिंग ऐसे कैसे बेच दिया, तो जीएसटी नहीं है, उसे सप्लाई नहीं मानी। बट अगर ऐसा कुछ है तो आपका जीएसटी है। ठीक है, ऐसे केसेस में जीएसटी है। ठीक है, क्लियर। तो पॉइंट 5 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब पॉइंट 6 में आते हैं। पॉइंट 6 भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम एक गुड्स होता है, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में हमने देखा था कि गुड्स के डेफिनेशन में ऐसा था कि इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? गुड्स होता है, और सिंस ये गुड्स है तो जीएसटी भी आ जाएगी। ठीक है, बट कौन कौन से एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है? कौन कौन से एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है, ये पॉइंट 6 में लिखा है कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई है ही नहीं, नॉट ए सप्लाई। अदर देन मतलब एक्शनेबल क्लेम्स में सबको सप्लाई नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट लॉटरी को हम लोग मानेंगे सप्लाई, बेटिंग को मानेंगे और गैम्बलिंग को मानेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग।
अब इसमें देखिए कि लॉटरी पे को मतलब हटा दिया है शेड्यूल 3 से, मतलब ये इस पे जीएसटी है। तो लॉटरी पे जीएसटी है तो दैट मीन्स इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी आप लॉटरी टिकट खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी है, या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट उन लोग पे भी जीएसटी है। तो इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। बट बेटिंग करेंगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और गैम्बलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब एक्शनेबल क्लेम से हटाया है इनको, मतलब लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग वाज आल्सो एन एक्शनेबल क्लेम, ये सब भी एक्शनेबल क्लेम ही थी। अब सिंस एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोला गया है जीएसटी में, तो क्यों ना ये तीनों ही गुड्स होनी चाहिए थी, तीनों ही गुड्स होनी चाहिए थी ना। बट इसमें मैंने क्यों लिखा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन चैप्टर आएगा उसमें आप देखिएगा इस बेटिंग को एसएससी कोड 99 दिया गया है, ठीक है, इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया। तो हाँ, ये कुछ एक एम्बिग्विटी है इन लोगों के पार्ट में। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक्शनेबल क्लेम इज़ नॉट ए सप्लाई, मतलब अगर प्रॉमिसरी नोट, अरियर रेंट्स, वो सब का बात करें तो दैट इज़ नॉट ए सप्लाई। बट अगर एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग का बात करें तो उस पर उसको सप्लाई मान लिया जाएंगे, और उन पे जीएसटी भी होगी, ठीक है। इजी वे में समझने के लिए कि ये तीनों पे जीएसटी है, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। मैंने इसे गुड्स और सर्विसेज दो अलग अलग पार्ट में इसलिए समझाया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इशू है। एक तरफ तो आप कहते हो कि एक्शनेबल क्लेम एक गुड्स है, तो अगर सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स है तो लॉटरी ही खाली गुड्स क्यों हो, बेटिंग एंड गैम्बलिंग भी गुड्स होनी चाहिए, बट उसे सप्लाई और सर्विसेज में माना गया है। और अगर इसे सर्विसेज माना जाएगा तो गुड्स से हटा देना चाहिए कि ऑल एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट बेटिंग एंड गैम्बलिंग को गुड्स बोलेंगे, बट ऐसा कुछ किया नहीं है इन्होंने। गुड्स का डेफिनेशन जो सेक्शन 2 है उसको मैंने पार्ट 1 ऑफ द सप्लाई के वीडियो में मैंने समझाया था, आप वापस बैक जाके देखिएगा। गुड्स में एक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब चलिए पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। सातवां आइटम क्या है? सातवां आइटम ये है कि ये अमेंडमेंट हुई थी अभी, पहले नहीं था, 1/2/2019 से ये आया है। मतलब पहले 6 आइटम्स ही थी, 7 एंड 8 दोनों ही अभी नए आए हैं। बट इस दिस इज़ अ वेलकम अमेंडमेंट, बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है ये, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर होगा। सपोज करिए कि इसमें ये पहले पढ़ लेते हैं टेक्स्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो इंडिया में रिसाइड करता है, उसे यूएस से गुड्स मंगानी है, और यूएस से मंगा के उसे जापान डिलीवर करनी है, ठीक है। इंडिया का बंदा है, उसे जापान डिलीवर करनी है गुड्स यूएस से, तो वो ऐसे इंडिया के थ्रू क्यों जाए, राइट? वो डायरेक्ट भी तो जा सकता है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर आप डायरेक्टली भेज दोगे तो क्या उसे भी सप्लाई मानेगी, क्योंकि इंडिया में तो आया ही नहीं वो गुड्स, तो क्या उसे सप्लाई मानेंगे? तो सपोज इस टाइप के ट्रांजेक्शन जिसमें आप यूएस में ऑर्डर दिए, जापान में डिलीवर हो गया, और इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, इंडिया में गुड्स एंटर ही नहीं हुआ, बट इंडियन बंदा किया ये काम, तो ऐसे केसेस में इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। यही इसमें बोलना चाह रहे हैं कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाता है और विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, और वैसा गुड्स इंडिया में एंटर नहीं होता है, डायरेक्टली यूएस से जापान जा रहा है, तो वैसे केसेस को सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 भी नया इंसर्शन हुआ है 1 फरवरी 2019 को। इसमें दो पार्ट है पॉइंट 8 का, एक वेयर हाउसिंग और एक हाई सी सेल्स, ठीक है। ये दोनों ही
पॉइंट कस्टम्स एक्ट से रिलेटेड है। मैं ब्रीफ में थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि कभी आप गुड्स जैसे बाहर से मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, तो आप क्या है ना, विदाउट ड्यूटी से वेयर हाउस में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कस्टम्स वेयर हाउस होते हैं, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो कस्टम्स वेयर हाउस से आपको किसी को अगर सप्लाई करना है, आप वेयर हाउस में तो रखोगे नहीं, इंपोर्ट किया है तो आप किसी को तो बेचोगे। तो जब वेयर हाउस से निकालोगे या निकालने से पहले आपने उसे वेयर हाउस में ही बेच दिया, निकाल लिया तो आपको जीएसटी लग जाएगा। निकाला नहीं, वेयर हाउस में पड़ा है और आपने बोला कि जाओ जाके वेयर हाउस से ले लेना, मैं वेयर हाउस टू वेयर हाउस से भेज दिया। इसे भी वेयर हाउस में रखने का परमिशन है बी को भी और ए को भी है। तो ए ने बी को सेल कर दिया, बट होम कंजम्पशन में ये क्लियरेंस जो है ना, ये वाला एरो देखिए, ये क्लियरेंस होने से पहले इसने बी को बेच दिया, माने वेयर हाउस में ही बिक्री हो गया। तो ऐसे केसेस में भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड गुड्स था ये वेयरहाउस में ही रह गई, ये होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुई, मतलब कंज्यूमर्स जो इंडिया में हैं उनके लिए क्लियर नहीं हुई, वेयरहाउस में ही रह गई। तो ऐसे केसेस में भी जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि इसे सप्लाई ही नहीं मानते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है हाई सी सेल से रिलेटेड। हाई सी सेल से रिलेटेड मतलब ये हो गया कि सपोज़ करिए आप इंडिया के एक बंदे हैं जो आपने यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट किया। ठीक है, वो रास्ते में है। ठीक है, वो रास्ते में है, इंडिया पहुंचा नहीं है। ठीक है, रास्ते में ही आपने क्या किया, सब आप हो गया मतलब मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, बी को एंडोर्स कर दिया इस गुड्स को। ठीक है, एंडोर्स कर दिया मतलब बेच दिया, मतलब एक नॉर्मल वे में समझिए कि बेच दिए। बट गुड्स तो इंडिया आई नहीं। उसने क्या किया कि जब वो रास्ते में था, हाई सी में था, मतलब इंडिया पहुंचा ही नहीं था, तभी उसने भेज दिया कि जा भाई, मैंने तुम्हें भेज दिया, अब जो कस्टम्स में आएगा तो तू ही क्लियर करवा लेना फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, हाई सी सेल्स। तो ऐसे सेल्स को भी सप्लाई नहीं मानेंगे, उस पर जीएसटी नहीं आएगी। ठीक है, अब जब ये इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो इस पे जो भी आई जीएसटी बाद में लगेगी या ड्यूरिंग द कोर्स लगेगी, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर द कस्टम्स एक्ट में आती है, नॉट अंडर जीएसटी। ठीक है, इसीलिए इसे सप्लाई नहीं माना है। इस टाइप के अमेंडमेंट्स को बाद में गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि जब एक्ट आई तो इतना पता ही नहीं था कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स भी होंगे लोगों में, जबकि ये सब पहले से भी हो रहा है। सर्विस टैक्स में भी इस टाइप के इश्यूज हुए थे, और इनफैक्ट एक्साइज में भी हो रही थी, सीएसटी में भी हो रही थी। तो अच्छा है, लेट आए बट वही, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। ये दोनों ही अमेंडमेंट बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट्स है। इससे आपको इम्पोर्ट्स के केसेस में बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है, तो 8 आइटम्स हमने कवर कर लिया। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं वन से। वन क्या बोलता है, वन बोल रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, और एम्प्लॉय अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को, तो उस केसेस में क्या होगा, इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने से नहीं होगा। बट इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट भी देख लेना कि 192 या 194 जे, दोनों में से कौन से सेक्शन में टीडीएस कट रही है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या है, अरविंद टेक्सटाइल्स का एम्प्लॉय है तो अरविंद टेक्सटाइल्स का ही होगा, अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, उन सब केसेस में को सप्लाई नहीं मानेंगे, बट ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाला आदमी, चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कोई स्पेसिफाइड पर्सन जो बॉडी द्वारा इस्टेब्लिश्ड हो,
पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 में होगी आपका मॉर्चुरी सर्विसेज, क्रेमेटोरियम, ब्यूरियल, कोई मर गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड इंक्लूडेड है, ठीक है। ये पहले भी थी सर्विस टैक्स रेजिम में। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग को सप्लाई नहीं मानते हैं एक्सेप्ट शेड्यूल 2 के पार्ट पैरा 5 में के क्लॉज बी में, ठीक है। 2(5)(b) को छोड़ के बाकी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग होगा तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। शेड्यूल 2 के पैरा 5 के पार्ट बी में क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ भी कंसिडरेशन मिल जाता है पार्ट या फिर फुल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर बिफोर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, जो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसमें से उससे पहले अगर आपको कुछ भी कंसिडरेशन मिल जाए तो आपको जीएसटी लग जाएगी। इंडिया में मैक्सिमम केसेस ऐसे ही होते हैं जिस पे जीएसटी लग जाती है। एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं मानेंगे, बस लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को हम सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 था कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आप सप्लाई कर देते हैं, मतलब यूएस से जापान डायरेक्टली गया माल, इंडिया एंटर हुआ ही नहीं, तो उस टाइप के केसेस में सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर जीएसटी नहीं होगी। वेयर हाउस गुड्स और हाई सी सेल्स, इन दोनों केसेस को भी सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से समरी वाले चार्ट में। इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 7(1) हमने कवर कर लिया, 7(2) हमने कवर कर लिया। 7(1) के कितने पार्ट थे, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), 7(1)(d), ठीक है। डी भी ओमिट हो गया है। 7(2) में क्या था, 7(2) में दो पार्ट्स थे। 7(2)(a) में शेड्यूल 3 था, इसमें कितने आइटम्स थे, इसमें 8 आइटम्स थे, ठीक है। 7(2)(b) में क्या था, 7(2)(b) में ये था कि सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे एज पब्लिक अथॉरिटीज़, या फिर इसमें पंचायत का था 234G, 234W पंचायत म्यूनिसिपलिटी का कोई सर्विसेज होगा जो उस 234G और 234W के एक्टिविटीज़ के जैसा होगा तो उसे भी सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो टोटल व्हाट इज़ नॉट सप्लाई, टोटल 9 आइटम सप्लाई नहीं थी, ठीक है। और कितने सप्लाई थे, 7(1)(a) सप्लाई है, 7(1)(b) सप्लाई है, 7(1)(c) में शेड्यूल 1 के कितने आइटम्स है, 4 आइटम्स, वो भी सप्लाई है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए दो चीज़ के 7(1) में कितने आइटम्स को सप्लाई माना है, 7(2) में देख लिया कि कितने को सप्लाई नहीं माना है, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपको ये जानना है कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स और सर्विसेज दोनों है। तो आप कैसे देखेंगे, तो पहले 7(1)(d) में थी वो बात लिखी हुई, अब उसे 7(1)(a) में डाल दिया है, ठीक है। अब उसे 7(1)(a) में डाल दिया है। 7(1)(a) में क्या बोलता है कि पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वो सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई है कि नहीं है डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा सेक्शन रेफ़र करना पड़ेगा, 7(1). अगर 7(1) के अंदर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन 7(1) का है और ये सप्लाई है, तो फर्स्ट अगर ये सप्लाई है तो फिर आप 7(1)(a) अप्लाई करिए और देखिए कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा। मतलब शेड्यूल 2 सिर्फ ये आपको बताएगा कि समथिंग इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड और इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है, सेक्शन 7(1)(a) बोलता है कि वेयर सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस कंस्टिट्यूट अ सप्लाई, मतलब वो सप्लाई होती है, कैसे होती है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 मतलब 7(1), दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 को आपको रेफ़र करना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। तो 7(1)(a) पहले जानी जाती थी 7(1)(d) के नाम से,
इसे वहाँ से ओमिट किया गया, जो कि अच्छा रहा, क्योंकि 7.1 तो सब यही बोलता है कि सप्लाई पहले डिफाइन करो। तो सप्लाई डिफाइन करिए आप 7.1 में, और फिर 7.1 ए में जाइए और देखिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं है। तो 7.1 डी की ज़रूरत अब नहीं है, इसलिए 7.1 में सबसेक्शन है 7.1 ए, 7.1 बी एंड 7.1 सी, जिसे हमने पहले ही डिस्कस किया है। अब शेड्यूल 2 में हम लोग आते हैं। शेड्यूल 2 को मैं ब्रीफली बेयर एक्स से ही डायरेक्टली समझाऊंगा, उसमें इतना कुछ है नहीं। तो आपको जब भी क्लासिफिकेशन को लेकर डिस्प्यूट हो तो एक बार शेड्यूल 2 देख लिया करिएगा। तो आइए शेड्यूल 2 देख। शेड्यूल 2 को इन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रांसफ़र, लैंड एंड प्रॉपर्टी, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई और सप्लाई ऑफ गुड्स। शेड्यूल 2 में क्या है कि खाली इन्होंने ये बताया कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो हम इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। अगर किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र होता है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अगर किसी गुड्स का राइट ट्रांसफ़र होता है या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफ़र होता है तो वो सर्विसेज होगा। इसमें एग्जांपल ये हो गया कि सपोज़ आप एक गुड्स ओन करते हैं, आप अपने फ्रेंड को दे दिए फॉर 1 ईयर टू यूज़ इट, तो राइट जो आपने दिया तो वो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या फिर आपने कोई एक व्हीकल लिया या कोई भी आपने कुछ कंप्यूटर लिया या कुछ भी लिया जो अनडिवाइडेड है, जो डिवाइड नहीं हो सकती, किसी एक जन के साथ मिल के आपने लिया, जॉइंटली लिया। सपोज़ ए एंड बी मिल के एक ट्रैक्टर खरीदते हैं और ए फिर बाद में सी को अपना शेयर दे देता है कि ये ट्रैक्टर अब तुम्हारा हुआ। तो अब ये ट्रैक्टर सी और बी दोनों का हो गया। ऐसा नहीं होगा कि जब ए सी को ट्रांसफ़र करेगा तो ट्रैक्टर का आधा कर पाएंगे। तो सिंस वो अनडिवाइडेड रहेगा तो इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। अगर कोई फ्यूचर डेट में टाइटल ट्रांसफ़र हो तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। फ्यूचर डेट में कब होगा? जैसे हायर परचेज़ के टाइम पे आप जब फुल पेमेंट करेंगे तभी आपका वो परचेज़ रिकॉर्ड होगा। या फिर ईएमआई ट्रांजैक्शंस, जब आप ईएमआई में कुछ भी खरीदते हैं तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है कि अगर लैंड को आप लीज, टेनेंसी, ईजमेंट या लाइसेंस से ऑक्यूपाई करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप कोई बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को रेंट से या लीज से ऑक्यूपाई करते हैं तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब जॉब वर्क ही मान लीजिए आप। ठीक है। जॉब वर्क क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे का गुड्स अपने यहाँ ला के उस पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो उनके कहने पे, तो उसे जॉब वर्क कहते हैं। तो सिंस गुड्स आपका नहीं है, गुड्स किसी और का है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स पे। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स में क्या है कि अगर आप ट्रांसफ़र या डिस्पोज कर रहे हैं तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। ठीक है। अगर आप इससे किसी को यूज़ करने दे रहे हैं तो फिर उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। अब 4C पे आते हैं। 4C थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 4C इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कन्फ्यूजन इन द सेंस इसमें ये नहीं बता रहा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसमें ये बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई मान ली जाएगी। क्या ट्रांजैक्शन? अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी जो पहले टैक्सेबल था अब टैक्सेबल नहीं है। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, जो बिजनेस वो कैरी कर रहा था उसमें जो भी गुड्स हो या कोई भी एसेट हो उसके बिजनेस का, वो मान लिया जाएगा कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई किया है, जैसे ही वो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा।
ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया कि अगर आप बिज़नेस बंद करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जो भी एसेट्स है उसको आप डिस्पोज़ करते समय जीएसटी पे करेंगे, या फिर डिस्पोज़ नहीं भी करेंगे तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि शेड्यूल 2 के पॉइंट 4 के पैरा 4 के क्लॉज सी में ये बोल रहा है, ठीक है। तो बट ये बात तो इसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि शेड्यूल 2 तो क्लासिफिकेशन बोलता है, बट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस बोलते हुए भी इसमें एक 4C के वजह से ऐसा हो जाता है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है कि अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आपका जितना भी बिजनेस एसेट्स है उसे आप बेच के उस पर जीएसटी दे दीजिए, तभी आपका बिजनेस प्रॉपरली बंद माना जाएगा, ठीक है। बट इसके दो एक्सेप्शंस है कि कब इसे सीजर माना नहीं जाएगा, माने कब इसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। जब ये जो बिजनेस आप कैरी कर रहे थे वो बिना बंद हुए ऑन अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कोई और पर्सन कैरी करे, ठीक है। जैसे सपोज ए अपने बेटे को ये बिज़नेस ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये गोइंग कंसर्न हिसाब से अब ये बेटा चलाएगा अगर, तो वो जो भी बिज़नेस एसेट्स है वो बेटे के नाम पे होने पर भी उस पे जीएसटी नहीं होगी। Business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो आदमी ही इज़ नो लॉन्गर देयर और उसके विल में जो रिप्रेजेंटेटिव है उस बिज़नेस का वो कैरी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन और उसे टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा, ठीक है। तो कैरी ऑन करना बिज़नेस को या गोइंग कंसर्न हिसाब से बिज़नेस को चालू रखने से आपके बिज़नेस के बंद होने पर भी जीएसटी नहीं आएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज़ आपका एक प्रोप्राइटरी कंसर्न था जिसमें सिर्फ आप एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चला रहे थे, जिसमें सिर्फ आप एक सोल ओनर थे। अब आपने क्या किया कि आपने एक पार्टनर इंडक्ट किया और प्रोप्राइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब क्या होगा कि आपको पहले तो प्रोप्राइटरशिप वाला जीएसटी नंबर कैंसिल करना पड़ेगा और पार्टनरशिप में एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा ना कि जीएसटी आ सकती है अगर आप इधर से उधर ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स, बट ड्यू टू दिस क्लॉज आपको ये जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाता है। आप गोइंग कंसर्न हिसाब से प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिए, बट ऐसा आपको अपने पार्टनरशिप डीड में लिखना भी पड़ेगा कि आप गोइंग कंसर्न हिसाब से अर्लियर बिजनेस को चालू कर रहे हैं। तो ये गोइंग कंसर्न वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 4C एक अलग ही टाइप का बात करता है। इट डज नॉट टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट टॉक्स अबाउट वेदर समथिंग इज अ सप्लाई और नॉट, व्हेन a business is ceased to be operated or a taxable person becomes non taxable, ठीक है। बट इसके दो एक्सेप्शंस है। दो एक्सेप्शंस ये है कि अगर गोइंग कंसर्न हिसाब से कोई दूसरा बंदा चलाएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन करेगा तो फिर उस पर सप्लाई नहीं मानेंगे, और सिंस सप्लाई नहीं मानेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या जितने भी सब पॉइंट्स दिए हैं सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ये वाला क्या हो गया। हम लोग अभी पढ़ के आ रहे थे शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में हमने क्या पढ़ा था कि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है, नॉट अ सप्लाई है। बट शेड्यूल 2 के पैरा 5 के क्लॉज बी में 25B के क्लॉज में जो आ जाएगा उसे हम सप्लाई मानेंगे। तो ये सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसमें क्या बात लिखी हुई है, इसमें वो बात लिखी हुई है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where entire consideration has been received after issuance of the completion certificate। इसमें उल्टा लिख दिया। शेड्यूल 3 में लिखा, शेड्यूल 3 में मैंने बताया कि 5B में नहीं फॉल करना चाहिए। 5B में नहीं फॉल करना चाहिए मतलब कि
सपोज़ आपका कंप्लीशन के पहले कुछ कंसिडरेशन आ गया है या आपका फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले आ गया होगा अगर कंसिडरेशन, तो उस पे जीएसटी आ जाएगा। बट अगर फुल कंसिडरेशन मतलब एंटायर कंसिडरेशन अगर आपका बाद में आया है तो उसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट दे दिया। तो उसे और इसे मैंने आप मान लीजिए शेड्यूल 3 को अगर आप पढ़ेंगे और शेड्यूल 2 के इस पॉइंट को पढ़ेंगे साथ में कंपेयर करके, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका कंसिडरेशन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है बिल्डर्स के केस में। अगर 1 रुपया भी कंसिडरेशन आपने कंप्लीशन के पहले ले लिया हो या ऑक्यूपेशन के पहले ले लिया हो, ऐसा कुछ करते हैं आप, तो जीएसटी आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। सीधा प्लेन भाषा में इसका मतलब ये है, ठीक है। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब समझाया है, ये सब आपको रिक्वायर्ड नहीं है अभी, आप पढ़ लीजिएगा इसे। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है ये समझा रहा है। टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। तो आईपीआर के कोई टेम्परेरी राइट्स ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे भी या यूज़ करने देंगे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सपोज करिए कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कस्टमाइज्ड करके बनाते हैं पर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। लेकिन प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर जो होता है उसे आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कहेंगे। तो सपोज क्विक हिल कोई सीडी में दे देता है, क्विक हिल एंटी सॉफ्टवेयर कोई सीडी में आपको बेच रहा है, तो दैट इज़ प्री पैक्ड, इट इज़ द सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर आप टैली सॉफ्टवेयर लेते हो कोई किसी से, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, क्योंकि वो कोई सीडी या प्री पैक्ड फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देना है कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी, ठीक है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, ये अगर आपको कोई एक्ट करने से कोई रोके कि हाँ मैं आपको इतना पैसा दूंगा आप ये मत करिए, या सपोज करिए 2 कॉम्पिटिटर्स के बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि इस तरफ आप अपना माल नहीं बेचेंगे, इस तरफ मैं अपना माल नहीं बेचूंगा, तो सपोज इस टाइप का कोई रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट या कोई टॉलरेट करने के लिए कोई एक्ट किया जाए, तो उसमें भी अगर कोई कंसिडरेशन मिले तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में क्या बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर कैश डेफरमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कोई गुड्स पे आपको राइट मिल जाए फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मैंने कोई गुड्स को आप कोई पर्पस के लिए किसी को दे दिए राइट यूज़ करने का, और उसके लिए आप कैश डेफर्ड पेमेंट या कुछ लेते हैं, तो उसे सप्लाई और सर्विस कहे जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि इन 2 सर्विसेज को हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे आगे, मैं इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा सेक्शन 8 से रिलेटेड। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है आपको ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। कंपोजिट सप्लाई वो होता है जिसमें हाँ आप 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ देते हैं। जैसे सपोज़ करिए आप एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो एयरलाइन में आप टिकट खरीदते हैं तो उसके साथ अगर आपको मील भी मिल रहा है, तो मील इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो टिकट के साथ ही इंक्लूडेड होता है। तो डोमिनेंट नेचर उसमें किसका है, डोमिनेंट नेचर आपका ट्रैवल का है। तो ट्रैवल का सिंस डोमिनेंट नेचर है और वो सिर्फ एक एंसिलरी एक्टिविटी है आपकी फूड, तो उस केस में क्या होगा कि उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। कंपोजिट सप्लाई में टैक्स उस पे लगता है जो उस रेट पे लगता है जो
प्रिंसिपल सप्लाई होती है। प्रिंसिपल सप्लाई ये एयरलाइन वाले केस में ट्रैवल हो गया। तो ट्रैवल पे जो रेट होगा वही फूड का रेट हो जाएगा, फूड पे भी जीएसटी रेट हो जाएगा। तो ये दो सर्विसेज को इन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो होगी ही, प्लस इसे कंपोजिट सप्लाई भी बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज 119 ऑफ सेक्शन 2। हम इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी अगर मटेरियल और लेबर इन्वॉल्व करके कोई भी बिल्डिंग, रोड या कुछ भी ऐसा रेनोवेट करता है, बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हम कहते हैं। ये सर्विस टैक्स के टाइम पे भी थी, तो उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2 क्लॉज 119 में जो लिखा गया है उसे हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे, और बी में रेस्टोरेंट सर्विसेज को कंपोजिट सप्लाई कहा गया है। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विसेज। अब पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहे जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स किसे कहेंगे? अगर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन्स, किसे सप्लाई कर रहा है? कोई मेंबर को सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स, कैश, डेफरमेंट या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है। मतलब आप मान लीजिए कोई क्लब है, उस क्लब में कुछ मेंबर्स है, अब मेंबर्स वहाँ पे खाना भी खाते हैं या वहाँ से सोवेनिर भी खरीदते हैं, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे हम लोग। अगर वो फॉर कैश दे रहा है या डेफर्ड पेमेंट या बाद में कर रहा है पेमेंट, या फिर कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन से हो रहा है। तो शेड्यूल 2 को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। शेड्यूल 2 को एक बार रिवाइज करा जाए तो ऐसे रिवाइज कर सकते हैं कि कुछ भी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होगा तो उसे गुड्स कहेंगे, राइट या वैसा कुछ ट्रांसफ़र होगा तो उसे सर्विस कहेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, ये सब सर्विस हो जाता है। जॉब वर्क सर्विस होता है। अगर कोई बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र डिस्पोज हो तो वो गुड्स होता है। हेल्ड या यूज़ किया जाए तो वो सर्विस होता है। अगर टैक्सेबल पर्सन अब टैक्सेबल नहीं रहा या सीज टू बी नॉन टैक्सेबल हो जाए अगर वो, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, उसके सारे एसेट्स पे जीएसटी लग जाएगी। बट 2 केसेस में नहीं लगेगी, अगर गोइंग कंसर्न में कोई और चला रहा है या उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस को। फिर पॉइंट 5 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई चीज़ करना या ना करना, रिफ्रेन या टॉलरेट करना, उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। कंपोजिट सप्लाई में आए हम लोग। कंपोजिट सप्लाई के 2 बातों को इन्होंने हाईलाइट किया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विसेज भी कंपोजिट सप्लाई है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स पॉइंट 7 में ये बोल रहा है कि कोई मेंबर कोई क्लब का या बॉडी ऑफ पर्सन्स का है और अगर उसे सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 7(1), 7(1)(a), 7(2) हमने तीनों ही कवर कर लिया। अब लास्ट सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पावर टू दी गवर्नमेंट को लेके है। पावर टू दी गवर्नमेंट को लेके मतलब कि ये बाकी सब सेक्शंस के अलावा इसे भी आपको ऐसे पढ़ना है कि गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है कि किसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या किसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो इस सेक्शन की लाइन ऐसे शुरू होती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, मतलब इन तीनों सब सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस बता सकते हैं जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब इनको वायलेट करके गवर्नमेंट कुछ भी नहीं
रेकमेंड कर सकती। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफाई करेगी। तो अब हम एक बार फिर से समरी में आ जाते हैं, समरी वाले चार्ट में आते हैं। हमने सब सेक्शन 7 को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। दोनों पार्ट के वीडियोस को अगर आप देख लेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसमें 3 सब सेक्शंस है ब्रॉडली, 1, 2 एंड 3, और 1 ये नया आया है। 1 बोलता है कि सप्लाई क्या है, 2 बोलता है कि क्या सप्लाई नहीं है, 3 बोलता है कि गवर्नमेंट कुछ के पास कुछ पावर्स है जिससे वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कह सकते हैं। और 1 ये बोलता है कि अगर आप सप्लाई है कोई ट्रांजैक्शन, ये आप अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आप 1A में आइए। 1A में शेड्यूल 2 दिया हुआ है, और शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज देख सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है। शेड्यूल 1 क्या थी? शेड्यूल 1 वो थी जैसे सप्लाई मानते हैं इवन अगर विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी। शेड्यूल 2 वो थी जो गुड्स या सर्विसेज की क्लासिफिकेशन करती थी। और शेड्यूल 3 वो थी जिसे सप्लाई नहीं कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 में 4 आइटम्स थी, शेड्यूल 3 में 8 आइटम्स थी, और शेड्यूल 2 में ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में डिफाइन की हुई थी कि क्या चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो दोस्तों, आई होप कि आपने सप्लाई सेक्शन को अच्छे से समझा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप इस वीडियो को वापस से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको ज़रूर इसमें हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में भी इसे आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का और भी इंस्पिरेशन मिलते रहे। होप यू आर स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ।